पहला प्रश्न दिया है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब कर रहा कि ब्रिटिश जो संविधान की तुलना में जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि दोस्तों भारतीय संविधान जो है ब्रिटिश संविधान से इस आशय में समानताएं रखता है कि भारतीय संविधान क्रमिक विकास के लिए खुला है जैसा कि ब्रिटिश संविधान खुला है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसे आपके लिए सही होगा? तो गाइज आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा इनका मतलब क्या निकलता है। देखिए, अगर हम बात करें ब्रिटेन में दोस्तों, तो ब्रिटेन में कोई ऐसा लिखित संविधान नहीं है। पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं, वहां पर दोस्तों अलिखित संविधान है। तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान दोस्तों उसकी तुलना में वहां जब कोई लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो पहला ऑप्शन आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, अब लिखित संविधान नहीं है तो कैसे बना, कैसे आगे कैसे चला, उनका प्रक्रिया क्या रहा? दोस्तों जैसे ही कोई संधि होती है वो लोग उस संधि को पढ़ के उसको तुरंत फॉलो कर लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, पेज में ऐसे लिख करके रख देते हैं और वो उनके लिए संविधान बन जाता है, उनके लिए रूल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखिए, ब्रिटिश संविधान जो है क्रमिक विकास का एक उदाहरण है। ठीक है, इसे संविधान सभा के द्वारा कभी तैयार नहीं किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान भी हमारा क्रमिक विकास के लिए खुला है। कैसे? आप जानते हैं जब भारतीय संविधान बना था तो दोस्तों 395 उसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आज भी क्या होता है आप देखेंगे तो तकरीबन 106 से ज्यादा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि बने हुए 73 साल हुए और इन 73 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन किया गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज भी भारतीय संविधान क्रमिक विकास के लिए खुला हुआ है। आज भी भारतीय संविधान में हमने भारतीय संविधान को इस तरह से गढ़ा है, संविधान सभा ने इसको इस तरह से बनाया है, उसमें इस तरह से प्रावधानों को शामिल किया गया कि समय की मांग और समय के अनुसार इसे आज भी विकसित किया जा सकता है। तो ये दोनों समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। बाकी ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है जबकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, तो यहाँ समानता नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जिस तरह से क्रमिक विकास में समानता है उसी तरह से भारतीय संविधान में भी क्रमिक विकास है, तो दोनों में ये समानता देखने को मिलते हैं। इस कारण से आपका बी वाला भी सही जवाब था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा संविधान किस देश? तो दोस्तों यह यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 का ही क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बच्चे इसका जवाब तुरंत देकर के आए थे। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और आप जानते हैं भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। ठीक है, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए सबसे पहले जो लिखित संविधान बना था वह अमेरिका में बना था। कहाँ पे? अमेरिका का संविधान दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान का उदाहरण है। लेकिन विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का अगर पूछे आपसे सबसे छोटा संविधान तो है अमेरिका का है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान जो है दोस्तों इसमें शासन का स्वरूप कैसा है? ठीक है भाई, हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलती है उसका स्वरूप कैसा है? क्या यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन है? क्या, देखिए शासन का स्वरूप पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों, क्या हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है या हमारे यहाँ संसदात्मक शासन या अर्ध लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर याद रखिएगा हमारे संविधान में जो शासन की व्यवस्था है वह संसदात्मक शासन, ठीक है, संसदात्मक शासन, ठीक है, यानी संसद का शासन है दोस्तों। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट। देखिए दोस्तों वैसे तो शासन के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो होता है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक होता है दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता होती है दोस्तों? तो आप इस बात को याद रखिएगा, इसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सारी पावर होती है, जो सारी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके अंदर होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना, पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली दोस्तों
इसे हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है। कौन? संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिएगा, जो संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, किसमें जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, अपने सभी कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ये पॉइंट आपसे अलग से पूछेगा कि भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था, मतलब शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, उसमें ऑप्शन देगा कार्यपालिका अपने समस्त कार्यकाल के लिए विधायिका पर निर्भर होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अध्यात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में सही है या उसकी विशेषता है? सबसे पहली बात, इस प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं विधायिका को भंग कर सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, इस प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति कभी भी यहाँ पर विधायिका को भंग नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा भंग कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते, पहला हो जाएगा आपका गलत जवाब। केवल 2 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि अमेरिका में जानते हैं सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो अमेरिका में आप देखेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, केवल 2 यानी दूसरा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं तो विधायिका को भंग नहीं कर सकते। क्या? राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। जो इस प्रकार की प्रणाली होती है, मतलब जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होता है, इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या होती है दोस्तों? इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है, जबकि संसदात्मक में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख बनता है। इसमें राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है, समझ रहे हैं, व्यवस्थापिका की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये 4 विशेषता है, प्लीज आप इसको याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय संविधान की विशेषता है? ठीक है, हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है, नहीं साहब, ये वाला नहीं हो सकता। तो जहां जहां 2 दिख रहा है इन सारे ऑप्शन को, अरे यार, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो इन सारे ऑप्शन को काटना पड़ेगा जहां जहां 2 दिख रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन इन लोगों ने अच्छे से सेट नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, तीसरा भी सही है। हमारे यहाँ संघात्मक सरकार है, ये भी सही है। तो ये 1, 3, 4 ये आपका राइट आंसर होता। ऑप्शन में लोगों ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिए 1, 3, 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है, भूल गए होंगे। देखिए इसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि पेपर में कहेगा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली बात, यह विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात, यह विभिन्न देशों के संविधान के स्रोतों से विहित है। कहने का मतलब कि विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ लेकर के भारतीय संविधान में बातें रखी गई हैं। इसमें नम्यता और अनम्यता, मतलब ये कठोर भी है और यह सरल भी है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है, मतलब दोनों का समन्वय है। फिर तीसरा, इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। सरकार का कौन सा स्वरूप है? तो यहाँ पे सरकार का संसदीय स्वरूप है, अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे यहाँ एकीकृत एक और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये कुछ विशेषता है, आपको याद रखना होगा, पेपर में आएगा। अगला दोस्तों, भारतीय राजनीतिक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए एक एक को। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो भैया हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है, तो ये तो सही है। संसदीय पद्धति की हमारे यहाँ सरकारें हैं, ये भी सही है। हमारे यहाँ संघीय नीति है, ये भी सही है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकारें हैं, नहीं भैया, हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद्धति की सरकारें नहीं है, डी आपका सही नहीं होगा। इन विशेषताओं को भी आप याद रखना।
हमारे यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था करी गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमारे यहाँ निर्वाचन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब कि देखो, सब कुछ होते हुए भी कहने का मतलब कि हमारे यहाँ लोक स्वराज सब ये सब होने के बाद भी हमने कई सारे और निकाय बनाए हुए हैं, जो संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, इनको भी बनाया हुआ है। हमारे यहाँ आपातकाल का प्रावधान है। हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकारें हैं भाई। देखो, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और यहाँ तक कि क्षेत्रीय स्तर पर भी हमने सरकारें बनाई हुई है, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वगैरह। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव कमिटियां भी हैं। हमने ऐसी समितियां बनाए कि लोग ग्रुपिंग करके भी हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषता है, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हमारे यहाँ है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, ये तो है, ये हमारे यहाँ भी है और ब्रिटेन में भी ऐसा है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी है। द्विसदनीय विधायिका हमारे यहाँ भी है, ब्रिटेन में भी है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ एक नया पावर दिया गया है। हमारे यहाँ के जो जो जुडिकल्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ न्यायालय हैं, उनको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो भैया ये सिस्टम हमारे यहाँ है, ब्रिटेन में नहीं है। इस कारण से हम इसी मामले में ब्रिटेन से भिन्न है। डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनेगा, अगर हम थोड़ा सा तुलना करें भारतीय और ब्रिटिश न्यायपालिका में, तो ब्रिटिश प्रणाली के मामले में मूल ढांचे का अभाव है, यानी वहां बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है किसी भी न्यायिक निर्णय का अतिक्रमण कर सकती है। समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे वहां पे अगर कोई फंडामेंटल राइट्स है मान लीजिए, तो उसका संसद इधर उधर कर सकता है, कुछ उनका होगा नहीं। समझ रहे हैं, लेकिन भारत में क्या है, भारतीय न्याय प्रणाली के मामले में हमारे यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। ठीक है, इसे हम फंडामेंटल राइट में और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है, अवधारणा ने न्यायपालिका को एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया है। इसके तहत क्या होता है कि न्यायपालिका किसी भी ऐसे कार्यपालिका या विधायी कार्यवाही को निरस्त कर सकती है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कि ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ये भी है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आ रहे हैं, तो उसको ये खत्म कर सकती है। न्यायपालिका के पास ये पावर है, और ये पावर सिर्फ भारत के न्यायपालिका के पास है, ब्रिटेन के न्यायपालिका के पास नहीं है। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान संघीय विशेषता के विपरीत वहां पर एकात्मकता का विशेषण देखने को मिलता है। संघात्मक सरकारी प्रणाली में केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को शक्तियां प्रत्याज्योतित करती है। सेकंड ऑप्शन ये करा दोस्तों कि जहां पर संघात्मक सरकार होता है ना, वहां पर केंद्र सरकार जो होती है वो प्रांतीय सरकार करने वाले जो राज्य है उनको पावर देता है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है भैया इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा, तो बी वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सॉरी गाइस, ब्रिटेन में दोस्तों एकात्मक संवैधानिक विशेषता है। ठीक है, तो इस कारण से पहला आपका सही हो जाएगा, जबकि दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब आपको चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्रिटेन में हम लोगों ने कैसी बात करी कि ब्रिटेन में क्या है, वहां के संविधान में एकात्मकता देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें सरकार की एकात्मकता में क्या होता है कि सरकार की जो शक्तियां होती हैं वो ब्रिटिश संसद में निहित होती हैं, और ब्रिटिश संसद एक संप्रभु संस्था है। संप्रभु का मतलब स्वतंत्र है, फ्री है। एकात्मक का क्या लक्षण होता है, दो बातें याद रखना, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होगी। ठीक है, मतलब कि कई लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा, केंद्र का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार से मत समझिएगा, नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ ना, अगर आपके घर पे है, मान लीजिए ये आपके पापा हैं, वो फाइनल डिसीजन देते हैं, बाकी भैया पैसे कमाते हैं, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तो इसका मतलब कि अभी भी आपके यहाँ पावर किसके पास है, सेंटर के पास है।
समझ रहे हैं, शक्तियां केंद्र में होती है, तो इसको बोलते हैं एकात्मक सिस्टम। और यहीं पर सबके अंदर पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो आपका एकात्मक नहीं रह जाएगा, आपका फेडरल बन जाएगा। ठीक है, एकात्मक क्या होता है कि अगर कहीं एकात्मक सरकार है तो वहां पे क्या होगा, जो केंद्र सरकार होगा ना, ठीक है, वो प्रांतीय सरकारों को शक्तियां प्राप्त करेगा, लेकिन किसमें, अगर वहां एकात्मक सरकार है। अब आप मुझे बताइए भारत में क्या ऐसा है, भारत में जो हमारे राज्य की सरकार है वो केंद्र सरकार से शक्ति लेते हैं? नहीं भाई, संविधान से शक्ति लेते हैं। लेकिन जो यहाँ देखिए गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों संघात्मक लक्षण है, ठीक है, जो संघात्मक लक्षण है इसको सब सही कराना पड़ेगा, टाइपिंग से कहा सही करा देते हैं। संघात्मक लक्षण जो है दोस्तों, यहाँ पर प्रांतीय सरकारें जो होती है दोस्तों संविधान से शक्तियां प्राप्त करती हैं। संघात्मक सरकार में क्या होगा, प्रांतीय सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करेंगी। प्लीज इस बात को आप दिमाग में बैठाना, मेंशन रखना। जैसे हमारे यहाँ है इंडिया में यानी भारत में जैसा कि है, हमारे यहाँ संघात्मक सरकार है, तो हमारे जो राज्य है ना वो सीधे केंद्र से पावर नहीं लेती है, नहीं, संविधान से पावर प्राप्त करती है। जबकि ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में केंद्र से सारी शक्तियां वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये बात तो आप जानते हैं, सर्वविदित है, सही है साहब। यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में। संसद जो है संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं भाई साहब, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन निरस्त नहीं कर सकती, ये गलत हो गया। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान नहीं करता, ये बात भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो संवैधानिक सर्वोच्चता, वो कहता है कानून से ऊपर कोई नहीं है। क्या? कानून से ऊपर कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है, ना कि संसद सबको ला देता है कानून के अंदर। तो भैया इस प्रकार से पहला ही आपका सही होगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसा 2017 में पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि संसद सिर्फ क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है, इसे निरस्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त भी आप देख सकते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मूल संरचना, मूल ढांचा, इसमें संसद संशोधन भी नहीं कर सकती है। इतना तक संविधान ने व्यवस्था दे रखा है, पावर दे रखा है। ठीक है, और भारतीय संविधान दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, ठीक है, संसद की सर्वोच्चता को नहीं। इस बात को याद रखना, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगला दोस्तों, जो कि यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता, आप जानते हैं भारतीय संविधान के अंदर दोनों विशेषता है, एकात्मकता भी है और संघात्मकता भी, इसीलिए इसे अभी आगे आप देखेंगे जो आइवर्जेनिक है वो इसे अर्धसंघीय बोलते हैं। कई लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया क्योंकि इसमें भाई दोनों गुण पाए जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान में एकात्मकता के भी गुण है और संघीयता के भी गुण है, तो इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया हुआ है। ठीक है, उस पर हम अभी आगे चर्चा आपसे करेंगे। इसी तरह से जो एकीकृत न्यायपालिका है, यह एकात्मकता के गुण को दर्शाता है दोस्तों। एकीकृत न्यायपालिका, क्या एकीकृत न्यायपालिका, अब देखते हैं दिल्ली में एक केंद्र में न्यायपालिका है और इसके अधीनस्थ में जितने राज्य के हैं वो सारे लोग हैं, वो मतलब राज्य उच्च न्यायालय है। फिर इस तरह से तो एकीकृत न्यायपालिका का होना एक एकात्मकता का गुण है। ठीक है, मतलब फाइनल डिसीजन अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय भी से ऊपर, और वो क्या है, एक है, एकीकृत है। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आप प्लीज इस लिस्ट को याद रखना, इस लिस्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में एकात्मकता का जैसी बात करेगा तो आप बताना, क्योंकि एक सशक्त केंद्र है। आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें संसद राज्य विधि में भी कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। जैसे आप देख सकते हैं सशक्त केंद्र है, राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है कि नहीं है। एक संविधान भी एकात्मकता को बताता है। ठीक है, ये भी एकात्मकता का गुण है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब ये भी एकात्मकता को बताता है। ठीक है, संविधान का लचीलापन होना, कठोर होना संघीयता बताएगा, लेकिन लचीलापन होना यह एकात्मकता को बताता है। एकीकृत न्यायपालिका,
याद रखना, एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका होना का मतलब संघीय हो जाएगा। केंद्र सरकार देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो पावर तो राज्य केंद्रक हुआ ना, तो इस तरह से ये एकात्मक हो गया। यहाँ तक कि जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आप देखते हैं जो आईएएस एंड आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, इनकी नियुक्ति बाकी स्टेट में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किसके द्वारा? केंद्र द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो ऊपर आपने देखा। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है गाइज, इसको थोड़ा ध्यान रखना, जुडिकल रिव्यू, क्योंकि ये पूछा जाएगा तो आप बताना ये भी एकात्मकता का लक्षण है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, लोगों का अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। तो भैया इतना लिस्ट आपको याद रखना होगा एकात्मकता के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के एकात्मकता के लक्षण को बताती है? ठीक है, अब शक्तियों का विभाजन, अब मुझे आप बताइए, शक्तियों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या यह एकात्मक लक्षण है? तो भैया आप कहोगे नहीं सर, शक्तियां बढ़ रही हैं इसका मतलब संघीय फेडरल सिस्टम हो जाएगा, तो भैया ये तो नहीं हो सकता। राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो एकात्मक है। अखिल भारतीय, ये एकात्मक है। 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का कौन सा? बी वाला। ठीक है, शक्तियों का विभाजन संघीय, ठीक है, संघीयता का गुण था दोस्तों, और कुछ भी स्पेशल नहीं था। बाकी ऊपर मैंने आपको एकात्मक का सारा गुण बता दिया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान के संघीय गुणों को प्रदर्शित करती हैं? अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, मैंने अभी आपसे बताया था संघीय गुण है। कठोर, संविधान का कठोर होना संघीय, लचीला होना एकात्मक। 2 सरकारें हैं, इसका मतलब फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है। तो गाइस तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। ध्यान से सुनिए, भारतीय संविधान की संघीयता की क्या क्या विशेषताएं? भाई हमारे यहाँ 2 संविधान हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है, लिखित संविधान है, लोगों ने मिलकर लिखी। संविधान की हमारे यहाँ सर्वोच्चता है, उससे ऊपर कोई नहीं है। संविधान की कठोरता, ठीक है, याद रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। द्विसदनीयता, क्या? द्विसदनीयता, तो ये सब जो है दोस्तों संघीयता के गुण है, आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये बात तो सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, भाई ये भी बात सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये बात भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, स्पेशल एकीकृत नहीं है भैया, एकीकृत के साथ साथ संघीय शक्ति भी है। तो चौथा तो आप गलत कर दे रहे, चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये 1 2 3 आपका सही होगा, यानी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, क्योंकि एकीकृत शक्ति के साथ साथ हमारे यहाँ कौन सी शक्ति है दोस्तों? हमारे यहाँ संघात्मक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? संघात्मक शक्ति है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से डी आपका गलत हो गया। देखिए कुछ फैक्ट आपको याद रखना होगा कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का सिस्टम बना है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ओढ़े हुए है। यद्यपि भारतीय संविधान संसदात्मक रूप की सरकार है, तथापि सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के अंदर निहित होती है। प्रस्तावना में मैंने आपको डिटेल में समझाया कैसे प्रस्तावना की वो 4 तत्व जो बताते हैं कि सारी शक्तियां हम जनता से प्राप्त करते हैं, डिटेल में पढ़ाया। प्लीज आप प्रस्तावना को एक बार रिवीजन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ठीक है, भारत क्या है? अर्ध संघात्मक राज्य है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे दोनों रूप देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसको लेकर के काफी बहस चल रहा था कि भाई कैसा है। तो आज इसी में केसी वेयर साहब ने कहा था कि भारत जो है वह अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी प्रश्न का सही जवाब आपका कौन सा? डी, यानी चौथा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है? इसको लेकर के लोगों में काफी मतभेद रहा है, काफी फाइटिंग होती रही है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से माना जाता है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, ऐसा हमारा संविधान कहता है।
लेकिन इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने अभी देखा कि किस तरह से एकात्मकता के गुण भी हैं। भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है दोस्तों जी ऑस्टिन, इनका स्टेटमेंट प्लीज याद रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान यानी सहकारी संघवाद को धारण किए हुए, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में देखने को मिलता है। ऐसा किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा। प्लीज ध्यान रखना इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। तो ऐसा कि अभी आप लोगों ने देखा, एक व्यक्ति है जिसका नाम था जी ऑस्टिन, इनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, ए यानी पहला वाला। ठीक है, देखिए जी ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखना। केसी वेयर के शब्दों को याद रखिएगा, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो आपका जवाब होगा केसी वेयर। जबकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, मतलब पूरी तरह से कस के नहीं बनाया गया है, इसमें कुछ ना कुछ एकात्मकता के लक्षण भी दिखते हैं। तो भाई देखिए, तंग ढांचे में नहीं बनाया गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें एकात्मकता के भी गुण दिखते हैं। ठीक है, ऐसा अम्बेडकर साहब ने कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्य में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके बारे में तो शायद हमने ऊपर भी चर्चा किया था। तो ये आपके रूसी क्रांति जो कि 1917 में होता है, वहां से लिया गया था दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा हम लोग फ्रांसीसी से लिए हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति इसे हम लोग दोस्तों रूसी संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नवंबर 2021 में यूपीएसआई में ही पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसे कहां से लिया गया था। दोस्तों देखिए, जो सब ये तो हम लोग फ्रांस से लिए थे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में होती है, वहां से शब्द लिया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा होगा, ए यानी पहला। अगला, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनता रहता है और आप देख सकते हैं एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया कि हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र होगा, लेकिन इसके साथ साथ भी एक संघ भी होगा। समझ रहे हैं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अन्य कुछ प्रावधान इसे याद रखिएगा जो कनाडा से लिया गया, जैसे संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थक विधेयक को सुरक्षित रखना। आप जानते हैं कि राज्यपाल राज्य में किसी विधेयक को अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करना है तो फाइनल उसे कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन अगर राज्यपाल को लगे कि मुझे इस विधेयक को माननीय राष्ट्रपति की जांच के लिए रखना है तो इसे सुरक्षित रख सकते हैं। मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको राज्य विधायिका पढ़ाऊंगा तो डिटेल में क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। तो जो ये पावर है ना, मैं वहां पर भी आपको याद दिलाऊंगा इस बात का कि जो ये पावर मिला है राज्यपाल को कि किसी भी राज्य विधानमंडल के विधेयक को राज्य राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखें, यह कनाडा के संविधान से हम लोगों ने सीखा है। जबकि हम लोग सशक्त केंद्र का होना, ये भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, राज्य राष्ट्रपति में निहित है, ये भी हम लोगों ने कनाडा से लिया। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति, ये भी कनाडा से है। उच्चतम न्यायालय की जो परामर्श न्याय निर्णय है, इसको भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है, जिसके तहत राष्ट्रपति कुछ परामर्श जो है इनसे ले सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, ये तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है सबको पता होगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कितने लोग को पता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया।
केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाना, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? मतलब सिंपल सी बात है भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो इसे पूछ लेते तो कोई दिक्कत था, लेकिन नहीं, एसआई वाले घुमा के पूछेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी दूसरा, आयरलैंड के संविधान से। और क्या प्रावधान लिया गया? अब जानते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का खेल और विविध क्षेत्रों से मनोनयन करते हैं, ये राज्यसभा में, ठीक है। तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ये भी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया था। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा कहाँ से लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से ली है। कहां से? फ्रांस से लिया। तो इस प्रकार सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस से। फ्रांस से हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत में उठाए हुए हैं, ठीक है। जबकि जर्मनी के संविधान से आप जानते हैं, जो हमारे यहाँ आपातकाल का उपबंध है दोस्तों, आपातकाल का उपबंध, ठीक है, ये हम कहाँ से लिए हुए हैं? जर्मनी से लिए हुए हैं। तो भैया याद रखना, आपातकाल की बात अगर करेगा तो आपका क्या जवाब होगा? वाइजर से, यानी जर्मनी से, गणराज्य से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काफी आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, क्योंकि भाग 2 में मौलिक अधिकार नहीं है, नागरिकता से संबंधित है। तो ये तो आपका नहीं होगा, बी वाला आपका नहीं होगा, और यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। ये तो लगभग सबको याद होगा दोस्तों, भाग 1 में राज्यों का संघ है। आगे हम इसके बारे में अब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने विशेषता पढ़ लिया। अब हम 395 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन अनुच्छेदों की क्या विशेषता है, इन अनुच्छेद को लागू करने में आज तक की क्या क्या समस्या हुई, क्या क्या वाद हुआ, क्या क्या विवाद हुआ, और हर एक अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर में क्यों हुआ भारतीय संविधान में अब तक 77 वर्षों में 107 से भी ज्यादा संशोधन, आखिर में क्या है परिवर्तन की सीमा, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि 395 अनुच्छेद, हमें एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता, तो पूरे सिलेबस में नागरिकता से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसे हम लास्ट में कराएंगे आपको। भाग 3 में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। भाग 4 में हम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति तत्व पढ़ाएंगे। 4 में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। फिर भाग 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भाग 6 में दोस्तों हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भाग 7 से हम कहानी आपको आगे वाले में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों यूपीएसआई का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ अनुच्छेद 1 में, और यह पूछा गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 25 नवंबर 2021 वाले सेट में। दोस्तों भाग 1 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो भारतीय संविधान में भाग 1 के अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। 22 भाग में आज हम पहले भाग पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आप सबके साथ। इसमें कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। इन चारों अनुच्छेद में कुछ प्रावधान लिखा गया है। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया दोस्तों, कि इंडिया यानी भारत, इसका मतलब कि हमारे देश का नाम अगर आपसे कहे कि कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। बजाय राज्यों के समूह का, कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो भारत है ना, वो राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है। दोनों में अंतर होता है दोस्तों, ग्रुप में और यूनियन में अंतर होता है। यूनियन में लोग मिलजुल के रहते हैं, यूनियन से जल्दी कोई अलग नहीं होता, ग्रुप में लोग अलग होते रहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संघ है, अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो भारतीय संघ है, राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। जो उस समय देशी रियासतें थी वो आपस में मिली है दोस्तों, समझौता नहीं किया गया है, ना तो इनके बीच में हमारी कोई इस तरह से समझौते करे गए हैं, नहीं। राज्य को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, वो अगर चाहें कि हम संघ से अलग हो जाएंगे, तो ऐसा इनको पावर नहीं है। यह संघ है और यह विभक्त नहीं हो सकता है, लेकिन समूह होते तो विभक्त हो सकते थे, ठीक है। पहले दोस्तों जानते हैं संविधान बनने से पहले कुल अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग देश थे।
अलग अलग देश थे भारत के अंदर, समझ रहे हैं। बाद में पटेल जी के द्वारा सब एकीकृत किए गए हैं और बना करके आज आप 28 राज्यों को देखते हैं, विविध भाषाओं को देखते हैं। ये सब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश में भाई क्या अंतर होता है, किसी एक देश से दूसरे देश में भाषाई अंतर होता है। और भारत में ऐसे आप देखेंगे पूर्वोत्तर में कुछ और, दक्षिण भारत में कुछ और, उत्तर में कुछ और भाषा। तो सारे देशों को एक करके, सारे संघों को एक करके, सारे प्रांतों को एक करके दोस्तों बनाया गया। और अब यह क्या है, भारत का संघ है, राज्यों का संघ है और इस संघ से कोई अलग नहीं हो सकता, यह संघ विभक्त नहीं हो सकता, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों अनुच्छेद 1 जो है वो भारतीय क्षेत्र को 3 पार्ट में बांटता है। एक तो राज्यों का क्षेत्र, जो सभी राज्यों की सीमाओं से लगे हुए हैं उनका क्षेत्र, एक तो संघ राज्य का क्षेत्र, और तीसरा ऐसा क्षेत्र दोस्तों जिन्हें किसी भी समय भारत के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहले अंडमान निकोबार का था, लक्षद्वीप का था, इस तरह से क्षेत्र। ठीक है, तो गाइस ये तीनों बातें लिखी हुई हैं आपके अनुच्छेद 1 के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के क्षेत्र की बात, राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता शामिल है। एक आपसे क्वेश्चन अनुसूची को लेकर पूछता है दोस्तों कि जो राज्य हैं या जो संघ शासित प्रदेश है इनका नाम कौन से अनुसूची में है, इनका नाम, इनका विस्तार। तो आप याद रखना ये पहली अनुसूची, अनुच्छेद नहीं कर रहा हूं, पहली अनुसूची में जो संघ है, जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य हैं, इनके नाम, इनके विस्तार के बारे में पहली अनुसूची में डिटेल में लिखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही लग रहा तो कल हम फिर से आपसे मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ और इसके बचे हुए अन्य भाग को भी करवाएंगे। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? कौन बदल सकता है? राज्य का नाम बदलना है भैया, राज्य के अंदर गांव का नाम नहीं, राज्य का नाम। तो ये पावर किसके पास होगा? भारत के संसद के पास, और किसी के पास पावर ये नहीं होगा। सी होगा राइट। देखिए दोस्तों, हमारा जो अनुच्छेद 2 है ना, वो 2 बातें करता है। एक बात ये करता है कि संसद को 2 तरह का पावर देता है। पहला पावर, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। इसका मतलब कि जिससे पहले से मान लीजिए गोवा नाम का एक राज्य था, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि भैया इस गोवा वाले राज्य को भारत के संघ के अंदर, यूनियन के अंदर शामिल तुम कर सकते हो। पहले से बना हुआ राज्य है उसको तुम शामिल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पावर क्या देता है कि नए राज्यों का गठन कर सकते हो। ये 2 पावर अनुच्छेद 2 संसद को देता है। मतलब एक ऐसा राज्य जो पहले से नहीं था, इसको तुम बना सकते हो, ये पावर संसद देता है। ठीक है, याद रखना, संसद को संविधान देता है, यानी अनुच्छेद 2 ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, जबकि दोस्तों यहीं पर अनुच्छेद 3 संसद को क्या कहता है, देखना जरा। ये कहता है भाई देखो, पहले से किसी राज्य में, ठीक है, उसके राज्य क्षेत्र को तुम अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई राज्य है, इसके राज्य क्षेत्र को तुम क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिला करके, ठीक है, जैसे मान लो एक राज्य है, एक राज्य है, इनको मिला करके तुम एक नया राज्य बना सकते हो। ऐसा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नया राज्य भी तुम बना सकते हो। अगर तुम चाहो तो ये उत्तर प्रदेश का एक पार्ट लो और उत्तराखंड के पार्ट के साथ मिला करके उत्तराखंड का पूरा एक पार्ट बना दो। कहने का मतलब साफ साफ है कि ये काम ये कर सकते हैं राज्य का। कैसे कैसे, एक बार फिर से सुनना कि राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 राज्य को मिला सके, बना सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 या अधिक राज्यों को एक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी राज्य क्षेत्र का किसी दूसरे राज्य के भाग के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, ये चाहे दोस्तों किसी राज्य क्षेत्र को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब सीमा का एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी सीमाओं का पुनः निर्धारण भी कर सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र को दोस्तों ये चाहे तो घटा भी सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ तक कि राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऊपर का जो क्वेश्चन था, संसद के पास कौन सा अनुच्छेद पावर देता है कि राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे, तो अनुच्छेद 3। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 4 के बारे में कल डिटेल में चर्चा होगी और नए गठित राज्य, उन सब पर डिटेल में हम लोग कल के विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।